बागेश्वर उपचुनाव में भी दिखा सीएम धामी का दम। धामी के विकासपरक नीतियों पर जनता ने लगाई मुहर। सीएम धामी बोले, ये जीत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने दर्ज की जीत। पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 वोटों से हराया। कहा, क्षेत्र का विकास करना ही रहेगी प्राथमिकता। बागेश्वर उपचुनाव में हार की कांग्रेस अध्यक्ष ने ली जिम्मेदारी। कहा, पार्टी ने बागेश्वर में काफी मेहनत की, लेकिन सहानुभूति की हुई जीत। मानसून सत्र में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मुद्दा उठाया। कहा, प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सूबे की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में प्रदेश के मुखिया ने एक के बाद एक जनसभा और रैलियों से जनपद की जनता का मन मोह लिया और नतीजा ये रहा कि बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को भले ही कई मुख्यमंत्री मिले हों, लेकिन सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में मिले पुष्कर सिंह धामी की बात ही कुछ और है। बागेश्वर उपचुनाव के रण में खुद सीएम धामी ने मोर्चा संभाला और धुआंधार प्रचार करते हुए जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। आखिरकार भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को जनता का प्यार मिला। धामी की विकासपरक नीतियों पर ही जनता ने मुहर लगाई है। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बागेश्वर उपचुनाव जीत लिया है। पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 वोटों से मात दी है, जबकि यूकेडी के अर्जुन देव को 857 वोट मिले। तो वहीं सपा के भगवती प्रसाद को 637 और यूपीपी के भागवत कोहली 268 वोट पर सिमट गए और नोटा को 1257 वोट मिले। कार्यकर्ताओं की, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य, जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चौमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं। ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार भाजपा की प्रत्याशी पार्वती दास से 2810 मतों से हार गए। कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हमने चुनाव में काफी मेहनत की। बागेश्वर में मुद्दों की हार हुई है और सहानुभूति की जीत हुई है। बागेश्वर में भाजपा ने शुरू से ही सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था और इसके चलते कांग्रेस चुनाव आयोग के पास शिकायत करने को लेकर के भी पहुंची थी। बागेश्वर उपचुनाव में नोटा पर 1200 से ज्यादा वोट डाले गए हैं, जो कि अपने आप में चिंतनीय विषय है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इसे गंभीर विषय मानते हुए कहा कि प्रदेश का युवा सरकार से कितना खिन्न है। हालांकि ये भी कहा कि अगर ये वोट कांग्रेस को पड़ते तो और भी कांग्रेस मजबूत होती। मुझे तो दुख हुआ क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ये वोट था
और ये वोट अगर कांग्रेस को पड़ा होता तो निश्चित ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मुझे तो दुख हुआ क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ये वोट था, और ये वोट अगर कांग्रेस को पड़ा होता तो निश्चित ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक एक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सीएलपी लीडर यशपाल आर्य को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों, और हर जिला मुख्यालय पे भी है तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे, और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, सीएलपी साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है, और गोदियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। श्री केदारनाथ धाम की तरह ही श्री हरिनारायण भगवान की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अपने संदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। बद्रीनाथ धाम में बृहस्पतिवार प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव झांकी का दृश्य देखने लायक था, जब श्री बद्रीनाथ मंदिर से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ श्री बद्रीनाथ धाम में स्थान स्थान पर जन्मोत्सव झांकी पर फूल बरसाए गए। साथ ही साथ श्री बद्रीनाथ धाम और श्री नरसिंह मंदिर, जोशीमठ समेत सभी मंदिरों में उत्सव मनाया गया। मानसून सत्र में आज कार्यवाही के दौरान विशेषाधिकार हनन का मामला उठा। कई विधायकों ने शिकायत की है कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते हैं। विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। कुछ दुर्व्यवहार की घटनाओं का सदन में प्रीतम सिंह ने जिक्र किया और कहा कि कैसे सरकारी अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी ने गंभीरता से लिया है और सदन में ही मुख्य सचिव को तलब किया और सरकार को भी इस व्यवस्था को सुधारने के निर्देश जारी किए। सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो सदन में विशेषाधिकार का मुद्दा उठा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण हुई। रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना था कि राज्य में अव्यवस्थाओं का आलम है और भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार में जुर्म जातियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है और सरकार उनके पास जाना भी नहीं चाहिए। सांत्वना के दो शब्द उनके पास नहीं, उनकी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। और जो हमारा नौजवान है आज, वो पूरा ड्रग्स के चपेट में है। खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं, कोई अंकुश नहीं है। कोई ईमानदार अधिकारी अगर खनन माफियाओं को पकड़ने की कोशिश करता है, उन पर कार्रवाई करता है, तो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है, उस पर हमला होता है। तो तमाम विषय है, पलायन मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं, चरबराती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिजली घोषित बिजली कटौती है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सदन में सरकार को घेरेंगे नियमों के तहत। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म को लेकर के एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब और कहां से हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिससे धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों का भी पारा चढ़ गया।
संतों का कहना है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देकर के चर्चा में आने का एक नया ट्रेंड बन गया है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन नेताओं का बयान बेहद निंदनीय है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो मिट गए हैं, उनकी सल्तनत ही समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था, गौ हत्या पे हमारे कहीं संतों को मारा गया था। क्या हुआ? आज वही कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, उसका जो है नाश हो जाता है। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और हम सब लोग वेद को मानते हैं। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान ये दर्शाते हैं कि इनको इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां कमिश्नर रावत ने लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक झील का निरीक्षण किया और अधिकारियों से झील के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ कमिश्नर रावत झील में नौका संचालन करने वाले युवाओं से भी अवगत हुए। कमिश्नर रावत ने कोली ढेक झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि झील लोहाघाट क्षेत्र के लिए एक सौगात है। इसमें युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर्यटकों को वोटिंग करने का एक मौका मिल रहा है। कमिश्नर रावत ने कहा कि झील में धीरे धीरे सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। जल्द ही झील एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित होगी। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक को लेकर के बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जाएगा। G20 की बैठक के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसने भारत को विश्व पटल पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। G20 की बैठक को लेकर के संत समाज ने भी खुशी जाहिर की है। G20 बैठक पर श्री महंत ऋषिश्वरानंद महाराज ने कहा है कि पूरे विश्व में 80% अर्थव्यवस्था को G20 के देश संभालते हैं। भारत में G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर के वकील काफी आक्रोशित हैं। डोईवाला में परवादून बार संघ ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि आरोपी अधिकारियों को बचाया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल करें। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही है, वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात का। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए। और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ है रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के लांघा बाईपास रोड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब आबकारी विभाग की टीम एक दुकान पर पहुंची और वहां रह रही एक महिला को जबरन उठाकर के गाड़ी में डालने का प्रयास किया। महिला को गाड़ी में डालने पर बवाल हो गया। साथ ही साथ वहां पर मौजूद अन्य महिलाएं और लोगों ने आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आबकारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर वो कार्रवाई करने आए थे।
ये कम से कम 3 दिन पहले आए मेरे पास कि मैडम यहाँ दारू बिक रही। मैंने कहा भाई तसल्ली कर ले, ढूंढ ले। इनने सारे में ढूंढ ली, चले गए कि मैडम यहाँ पिलाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा। आज ही अचानक आए, मैं अपना काम कर रही थी, वही मम्मी वगैरह बना, इनने आते ही मेरे आदमी के मुंह पे चाटा मारा, मुझे खींच के कह रहा चल कार में बैठ। स्थानीय पुलिस मौके में पहुंची या नहीं है तो मुझे पता नहीं, भीड़ अधिक है और जाम अधिक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ यदि ऐसी कोई सूचना है तो लिखित सूचना जरूर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले और बीच बचाव करने की कोशिश करे। जिस तरह की जाम की स्थिति बनी है ऐसी स्थिति ना है, इस वजह से लोगों को भी परेशानी होने का वो हो रही है। बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद ने अपना 60वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया और इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई, जो कि मंडल सेरा बाईपास से शुरू होकर के दुग बाजार, तहसील स्टेशन आदि क्षेत्रों से गुजरती हुई राधा कृष्ण मंदिर पर जाकर के समाप्त हुई। इसमें हिंदू जागरण मंच संगठन के लोगों ने भागीदारी की और राधा कृष्ण मंदिर में खीर मिष्ठान वितरित किया गया। परिषद ने 1964 में 29 अगस्त को इसकी जो है संतों के आशीर्वाद से स्थापना की थी। जो है जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के इस वर्ष में जो है 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे संपूर्ण वर्ष को मना रही है। और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा जो है षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में समूचे देश में जो है धर्म जागरण, हिंदू जागरण के कार्य किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने बागेश्वर में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के समस्त हिंदू युवाओं के एक जो है बाइक रैली यहाँ पर का आयोजन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। लोहाघाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोहाघाट नगर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। मंदिर में दूर दूर के क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई थीं, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। तो वहीं ऋषेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ ऋषेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा का भी हवन यज्ञ के साथ समापन हुआ। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कड़े बंदोबस्त किए थे। मेले का हजारों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर के दिए गए बयान के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका और स्टालिन को पद से हटाने की मांग का एक पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। सनातन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने घोषणा की है कि सनातन परिषद के पदाधिकारी देश के हर कोने में स्टालिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करी है, ऐसी अभद्र टिप्पणी यूज़ करी है, उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी है। और वो अधर्मी जो ये कहता है कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए, उसको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो है वो अखंड है, अविभाजित है और लाखों करोड़ों वर्षों से सनातन धर्म जो है वो लगातार दुनिया को अपनी छाया के नीचे रखता है, अपने प्रकाश में रखता है। आज अखिल भारतीय सनातन परिषद ने इस चीज़ को लेकर कल एफआईआर लॉन्च करवाई थी उदयनिधि मारन को लेकर, और आज हम लोगों ने एकत्रित होकर उस अधर्मी का पुतला यहाँ पे फूका। सभी लोगों ने एकत्रित होकर जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस बने हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता है, वो पूरे देश में जा करके उसके खिलाफ जो उदयनिधि है उसके खिलाफ एफआईआर होगा, क्योंकि उसने हेट स्पीच दी है। और हमारे हेट स्पीच में हमारे महात्मा भी बंद हुए थे। अगर हमारे महात्मा बंद हो सकते हैं तो उदयनिधि भी बंद हो सकता है, क्योंकि हेट स्पीच का मुद्दा ये भी है। इसीलिए जितने भी हमारे सनातनी कार्यकर्ता है वो पूरे भारत में एफआईआर करेंगे और हमें उदयनिधि को जेल भिजवाना है, ताकि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे जो सनातन की ओर उंगली उठाए। जो भी सनातन पे उंगली उठाएगा उसका जवाब जो है ईंट से, पत्थर से दिया जाए। देहरादून में खराब मौसम से डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। इसके बाद से एकेडमी के फोटो और वीडियो से सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी कि अचानक से भवन के धराशायी होने से छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं।
इस मामले पर डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप टमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। भवन के धराशायी होने के एक दिन बाद ही छात्र दूसरे भवन में शिफ्ट हो गए थे। फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है। सुनने में यह आया है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ वहाँ चल रही है, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, हमारी ऑनलाइन अगर प्रेजेंटेबिलिटी हम बात करें कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है और उससे हमको भी तो नुकसान ही है। साथ में जो मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो उनके कुछ रिलेटिव्स होंगे, उनके एक चिंता होती है, टेंशन होती है और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो चीज़ हुई नहीं है उसको आप बार बार बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हो। तो उसी से लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी जहाँ पर मैंने और मेरे बच्चों ने ये चीज़ बताया कि ऐसे कोई पहली बात तो ऐसे कुछ चीज़ हुई नहीं। अगली खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां के गाजड़ा पट्टी के उडरी गांव में दिव्या और भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रख देते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं वो श्रीफल लेकर के ग्रामीणों को साथ लेकर के 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर के जाख देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। इसके साथ ही इसी दिन जाख देवता से धान की कटाई का दिन भी मांगते हैं। पौराणिक संस्कृति के अनुसार हम भी इस रीति रिवाज को अपने इष्ट देवता जाख जगन्नाथ के और गुरु चौरंगी का आशीर्वाद लेने हमारे ध्यान और हमारे इधर उधर पड़ोसी गांव के लोग एकत्रित होके डांडा शैली जाते हैं और ये प्रत्येक भादों के महीने होता है और मैं भगवान का आशीर्वाद सभी इन भक्तों पे भी जाग जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे। यही हमारी मनोकामना भगवान जाग जगन्नाथ गुरु चौरंगी वीर से है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पे बने रहे। आज भगवान जाग जगन्नाथ जी की सहल का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजन इस बार किया गया भगवान जाग जगन्नाथ जी का, जो कि कल द्वितीय दिवस में भगवान जाग जगन्नाथ जी सहल लेके साथ में गुरु चौरंगनाथ माँ खंडवारी और सभी देवी देवता साथ में चलेंगे और सहल यहाँ से करीबन गांव से चलेगी और 15 किलोमीटर दूर रोहतक के डांडा में भगवान जाग जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।